Hello everyone. Today we will start chapter 6 of class 12th biology और इसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा छठवां पार्ट होने वाला है। और अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँ, आप लोग को रिवाइज़ कराना चाहूँ तो पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन था, दूसरे पार्ट में डीएनए का डिटेल था, तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए। चौथे पार्ट में डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस और आरएनए वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ा था। पांचवें यानी लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगी अभी। और उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोग को, वो क्वेश्चन मैंने देखा तो कमेंट में केवल एक बच्चे ने रिप्लाई दिया था। बीच में एक क्वेश्चन था, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसका एक रिप्लाई मिला था, अच्छा लगा जान के। और एक और क्वेश्चन था उसमें ई कोलाई के रेप्लिकेशन के बारे में था। तो उसमें क्वेश्चन था कि अगर ई कोलाई को 80 मिनट्स दिए जाते हैं तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइब्रिड डीएनए टू द लाइट डीएनए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो कि हम अभी दिखाने जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते हैं। इफ़ ई कोलाई इश्चेरिशिया कोलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ई कोलाई को अलाउ किया गया 80 मिनट के लिए ग्रो करने के लिए, यानी कि एज वी नो द सेल डिवीजन टाइमिंग मतलब सेल साइकिल ऑफ ई कोलाई इज ऑफ अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ई कोलाई अपने सेल साइकिल को पूरी करता है, मतलब 20 मिनट में वो एक बार अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, मतलब सेल को रेप्लिकेट कर डबल कर लेता है, और 18 मिनट में डीएनए को रेप्लिकेट करता है। तो अगर से ई कोलाई को हम 80 मिनट्स के लिए ग्रो करने के लिए टाइम दें तो उसकी 4 जनरेशन्स पूरी हो जाएंगी। कैसे? 20 मिनट की एक जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, इस करके 4 जनरेशन पूरी हो जाएगी। तो उसमें कितने डीएनए बनेंगे रेप्लिकेशन के बाद वो देखना है, और उन डीएनए में से व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइब्रिड टू द लाइट डीएनए मॉलिक्यूल डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है आपको इजीली समझाने के लिए। देखिए फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है नाइट्रोजन 15 है। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दें, समझ में आए शायद आपको। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए नाइट्रोजन 15, दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 का है। अगर इसको अलाउ किए हम 20 मिनट की ग्रो करने के लिए तो 2 डीएनए बनेंगे जिसे दोनों हाइब्रिड डीएनए होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं ओल्ड स्ट्रैंड है, और ये वाला ओल्ड स्ट्रैंड है, दूसरा न्यू स्ट्रैंड बना है। फिर अगर हम 20 मिनट्स के लिए और टाइम देते हैं तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो फिर जो स्ट्रैंड हैं वो फिर बड़े मतलब डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर से एक बार हमने इसे बना के आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है, N15 वाला डीएनए, ठीक। उसके बाद अब हम 20 मिनट के लिए अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए, तो हमारा दो डीएनए बनेगा, जिसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो ओल्ड होगा, मतलब पेरेंट से होगा, और एक हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे, उसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, एक नया स्ट्रैंड ये बनाएंगे, राइट, इस तरह से। तो 2 डीएनए बनेंगे और दोनों हाइब्रिड डीएनए होंगे। क्यों हाइब्रिड होंगे? क्योंकि उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और N15 का, और एक न्यू स्ट्रैंड बना है N14 का। फिर हम अगर 20 मिनट्स के लिए अलाउ करें ग्रो कराना इनको, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल, 4 डीएनए बनेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे है 4 डीएनए बन गए हैं, एक थोड़ा सा हट गया है, तो हम बना लेते हैं 4। एक हमारा ये है, एक हमारा ये बन गया डीएनए, पहला डीएनए, सॉरी एक 3 डीएनए। देखिए एक डीएनए ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये, और इसमें और चौथा डीएनए हम फिर से बनाते हैं इस तरह से, चौथा स्ट्रैंड डीएनए का। तो 4 डीएनए बना, 20 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स में देखेंगे तो हमारे
नेक्स्ट 40 मिनट्स में कितने बन गए? 4 डीएनए बन गए। 4 डीएनए में से 2 डीएनए कौन कौन से हैं? हाइब्रिड डीएनए। ये वाले देखिए दोनों हाइब्रिड डीएनए हैं, और जो ऊपर वाले दोनों डीएनए हैं वो लाइट डीएनए हैं। ठीक है, फिर वैसे ही नेक्स्ट 20 मिनट्स में करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 4 से 8 बनेगा डीएनए, 8 से 16 बनेगा। तो इस तरह से जब 16 डीएनए बनेंगे उसमें से 2 डीएनए जो होंगे हाइब्रिड होंगे, और बाकी बचे हुए 14 डीएनए जो होंगे वो लाइट डीएनए होंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:14, यानी 1:7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आंसर क्लियर होगा। ये आंसर तब पता चलेगा जब आपने लास्ट में लेक्चर पढ़ा होगा तब। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले हम थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन को रिकॉल कर लेते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो है, उससे आप देखेंगे तो जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ाया था वो थोड़ा और क्लियर होगा और एनिमेशन से समझ में आएगा। तो मैं एक बार एनिमेशन दिखाते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लास्ट वीडियो में लेक्चर पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? देखिए, जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये स्ट्रैंड आप देख सकते हैं और एक दूसरा ये स्ट्रैंड। और 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? शुगर और फॉस्फेट से, जिसमें बेसेस क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड होते हैं। आप बेसेस देख सकते हैं, डिफरेंट कलर के बेसेस हैं। इसमें से एक होगा ए होगा, जी होगा, टी होगा, सी होगा। दोनों स्ट्रैंड जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आगे आप देखिए, इसमें 4 बेसेस दिख रहे हैं आपको, जी ए टी सी, जी ए टी सी। और जहाँ पर भी टी होगा उसके सामने ए होगा, इसे ए ग्रीन वाला है देखिए। और जहाँ पर भी जी होगा, जहाँ पे भी सी होगा, ये ब्लू वाला, वहाँ पे जी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बेसिस एक दूसरे के, तो वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, और जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें 2 पोलैरिटी होती है, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। इसे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। और दोनों डीएनए एंटी पैरेलल पोलैरिटी को, जहाँ पे 3 प्राइम होगा वहाँ दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा, और जहाँ 5 प्राइम होगा वो दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होगा। ओके, और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है इस शॉर्ट में आप देख सकते हैं, भी आगे दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये हेलिकेज एंजाइम है, जो कि डीएनए हेलिक्स को खोलता है, तो कि एक जिसकी वजह से एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। हेलिकेज एंजाइम जिसे मैंने बताया था कि वो क्या करता है, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड उनको अलग अलग करता है, जिसकी वजह से जहाँ पर रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद जिसमें जो पहला पेरेंटल डीएनए होगा वो एज ए टैम्पलेट वर्क करेगा। टैम्पलेट वर्क का मतलब कि उसके ऊपर एक उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का एक दूसरा स्ट्रैंड वहाँ बनेगा। और इन दोनों टैम्पलेट पे आके लगेगा कौन? प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? प्राइमर को जोड़ता है। प्राइमर क्या होता है? आरएनए का छोटा सा पॉलीमर होता है जो कि प्राइमेज एंजाइम आरएनए बेसिस को जोड़ता है। देखिए आप जैसे देख रहे हैं जुड़ रहा है यहाँ पे प्राइमर। अब जब प्राइमर जुड़ जाएगा तो इस प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज 3 आके इलोंगेशन करेगा, यानी दूसरे डीएनए के मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और फिर दूसरा स्ट्रैंड बना देगा। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने से इनिशिएशन नहीं कर सकता प्रोसेस का, इसलिए उसे ज़रूरत किसकी होती है? प्राइमर की। तो अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, अब इसे देख सकते हैं। अब ये क्या करेगा? इसको यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस को जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड तैयार करेगा। डीएनए बेसेस आ रहे हैं, अब इनको देखिए जोड़ेगा धीरे धीरे और जोड़ के एक दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर देगा। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है हमेशा अपना काम किधर करता है? 5 to 3 की तरफ अपना काम करता है। 5 to 3 जैसे जा रहा है, देखिए 5 to 3 की तरफ, हमेशा 5 to 3 की तरफ बढ़ेगा। और जो 3 to ये पहला स्ट्रैंड होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा जिसमें लगातार वर्क होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी अपोजिट है वो क्या करेगा? लैगिंग स्ट्रैंड होगा। अब देखिए क्यों लैगिंग होगा?
जैसे आप ये लीडिंग तो समझ में आ ही रहा होगा कि लगातार चले जा रहा है, यहाँ से खुलते जा रहा है हेलिकेज की वजह से, और फिर यहाँ डीएनए पॉलीमराइजेशन होते जा रहा है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है 5 to 3 एंड वाला, अब यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए के बेसिस तो आएंगे, प्राइमेज लग गया, प्राइमर लगा दिया, अब यहाँ से 5 to 3 एंड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आते आते देखिए अब यहाँ पे डीएनए के मतलब स्ट्रैंड ही खत्म हो गया, और ये छोटे छोटे चंक्स में बनता है, चंक्स यानी छोटे छोटे पीसेज में बनता है डीएनए, इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब फिर प्राइमेज आएगा, फिर प्राइमर बनाएगा, और फिर जो डीएनए को इलोंगेट करेगा। देखिए फिर प्राइमेज आया यहाँ पे, फिर ये इलोंगेट करेगा, लेकिन बढ़ेगा कहाँ तक, यहीं तक बढ़ सकता है इतने दूर में, प्राइमर लगा दिया। अब इतने में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, वो क्या करेगा, फिर डीएनए की लेंथ को इलोंगेट करेगा। देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आ गया, अब वो डीएनए बेसिस को जोड़ेगा, और बस कितने लेंथ तक जोड़ पाएगा, जितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जोड़ ही पाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 5 to 3 एंड की तरफ जोड़ना है इनको, तो यहाँ तक जोड़ते जोड़ते जाएगा, फिर यहाँ पे इसका जो है प्राइमर आ जाएगा, फिर ख़त्म हो गया डीएनए स्ट्रैंड। तो फिर ये धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेज में काम हो रहा है, पीसेज यानी इन पीसेज को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब फिर आएगा प्राइमेज, ये लैगिंग स्ट्रैंड का हो रहा है, फिर प्राइमेज आएगा, प्राइमर जोड़ेगा, फिर उस प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, फिर देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसमें धीरे धीरे काम हो रहा है, पीछे पीछे काम हो रहा है, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो पहला वाला स्ट्रैंड आपने देखे थे जहाँ पे कंटिन्यूअसली वर्क हो रहा था, उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि डीएनए में आरएनए की ज़रूरत है नहीं, तो अब इस प्राइमर यानी आरएनए मॉलिक्यूल को एक दूसरा एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस आएगा, वो उस प्राइमर को हटा देगा वहाँ से, और हटा देगा तो गैप तो रहेगा नहीं डीएनए में, तो गैप को फिल करने के लिए चौथा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, जो आके बीच का गैप भरेगा। गैप कैसे भरेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ यहाँ पे जोड़ के ये गैप फिल करेगा। लेकिन अभी गैप में देखें थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को जोड़ने के लिए दोनों स्ट्रैंड को पांचवा एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, जो भी आप देख सकते हैं कौन सा डीएनए लाइगेज, जो वहाँ पे पीसेस अलग अलग थे उनको ये जोड़ देगा और नए डीएनए बना देता है। देखिए यहाँ पे जो सीलिंग कर देता है, एक तरह से सील कर देता है। लाइगेज यानी जोड़ना, लाइगेज करना है जोड़ना, जोड़ने की एक्टिविटी करता है डीएनए लाइगेज, और फिर हमें 2 स्ट्रैंड मिल जाता है। बन गया ना, एक डीएनए से 2 डीएनए, और जिसमें से एक डीएनए जो होता है वो पेरेंटल टाइप होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है। तो ये हमारा जो स्कीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना रिवाइज करने के बाद जितना मुझसे हो सका है मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। पहले मैंने उसको समझाया अपने नोट्स से, फिर एनसीईआरटी रीडिंग कराई, अब एनिमेशन से बता दिया, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि अब मैं समझा पा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रिविजन भी हो गया एक तरह से। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए is termed as transcription. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is referred as transcription. जिस प्रोसेस से हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं डीएनए से आरएनए, मतलब अब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। जिस प्रोसेस से हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, रिमेंबर वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक डीएनए का एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं किसी डीएनए के एक स्ट्रैंड से, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है तो एक स्ट्रैंड से कॉपी करते हैं किसमें, आरएनए में,
मतलब अब डीएनए से क्या बनने वाला है, आरएनए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, हियर ऑल्सो द principle of complementarity governs the process of transcription. Except the adenosine complement now form base pair with the uracil instead of thymine. और यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस वर्क करता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल फॉलो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर वहाँ पे एक प्यूरिन है तो दूसरा पिरिमिडिन होगा, एडेनिन है तो थाइमिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डीएनए से आरएनए में जा रहे हैं और आरएनए में थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है, तो वहाँ जहाँ भी एडेनिन होगा डीएनए में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में यूरासिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यूरासिल, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। तो जहाँ पे भी एडेनिन होगा डीएनए में, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा वहाँ पे एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन नहीं यूरासिल होगा, क्योंकि वहाँ आरएनए है। However, one minute. ये तो मार्कर थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करते हैं इसको, स्केल्स का, ठीक है। However, unlike the process of replication which once set in the total DNA of an unlike in the process of replication which once set in, total DNA of an organism get duplicated. In transcription, only a segment of DNA, only one of the strand is copied to RNA. जैसा कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था कि पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, मतलब जितना डीएनए था, जितना लेंथ था डीएनए का, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उसमें से भी मतलब एक स्ट्रैंड में से कुछ ही पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, सारे लेंथ का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में जाता है वो कुछ सेगमेंट का जाता है, सबका नहीं जाता, कुछ सेगमेंट का जाता है, उसे आरएनए में कॉपी किया जाता है। This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. ये necessary क्यों हुई, defining the boundary that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। अच्छा, क्योंकि आरएनए बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने में एक ही स्ट्रैंड कॉपी होने वाला है और उस एक स्ट्रैंड का केवल कुछ सेगमेंट कॉपी होने वाला है। तो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा और उसका कौन सा सेगमेंट कॉपी होगा, ये हमें पता करना होगा। ये ज़रूरी है, हमें पता करना होगा कि क्यों हम किसी एक स्ट्रैंड, मतलब किस स्ट्रैंड को हम कॉपी करने वाले हैं और किस स्ट्रैंड के कौन से पोर्शन को कॉपी करने वाले, ये हमको पता होना चाहिए, तभी कॉपी कर पाएंगे। Why the both strands are not copied during transcription has the simple answer। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रैंड जो है वो कॉपी करना और उसका एक स्ट्रैंड का कुछ सेगमेंट कॉपी करना है, तो क्यों नहीं दोनों स्ट्रैंड किया जाता है? एज अ क्वेश्चन, क्यों थोड़ा सेगमेंट ही किया था, मतलब क्यों पूरा जो है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होता है? तो इसका सिंपल आंसर है, देखते हैं क्या आंसर है। का जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो अगर दोनों
स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, तो वो जो आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा उसके सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों डिफरेंट हो जाएंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक जैसा नहीं है। जहाँ ए है उसके प्रेजेंस में दूसरी जगह टी होगा। जैसे अगर सपोज करते हैं कि एक डीएनए था, हम उसको दोनों का आरएनए बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए डीएनए है, उसमें एक जगह ए है, टी है, जी है और सी है, तो दूसरे जगह दूसरे स्टैंड में क्या होना चाहिए? दूसरे में ए के जगह टी होना चाहिए। डीएनए है तो टी के जगह ए होना चाहिए, ए के जगह सी हो, जी के जगह सी और सी के जगह जी होना चाहिए। अब अगर इन दोनों का हम बनाते हैं क्या? आरएनए, डीएनए का आरएनए बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं एक इधर बनाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी यहाँ पे लगेगा। तो ए के जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे यू आ जाएगा। मैंने शुरू में बताया है, यहाँ टी नहीं आएगा, यू आएगा। फिर टी के जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जी के जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और सी के जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। और ये वाला जो बनेगा, इसमें क्या क्या बनेगा? टी के जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ए के जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। सी के जगह जी आ जाएगा और जी के जगह यहाँ सी आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों आरएनए क्या है? डिफरेंट हैं। ये सेम आरएनए नहीं है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे यू ए जी सी है और दूसरी जगह ए यू जी सी है, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, तो उनके सीक्वेंसेस क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों डिफरेंट हो जाएंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी का ये मतलब नहीं होता कि आइडेंटिकल, इसलिए दो दो आरएनए स्ट्रैंड हमको मिल जाएंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। अब आगे देखते हैं। एंड in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. अगर ये जो हमारा आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए, फिर वो प्रोटीन के लिए कोडिंग करेगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा, तो क्योंकि डिफरेंट आरएनए है तो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हमको चाहिए कुछ और, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन रहा है, हमारा काम जो है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर दोनों स्ट्रैंड को कॉपी किया गया तो दो डिफरेंट आरएनए मिलेंगे जो कि दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कोई एक डीएनए सेगमेंट है वो अलग अलग प्रोटीन बनाने लगेगा, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। और ये क्या करेगा? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र मशीनरी है, मशीनरीज है, इनको क्या कर देगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा प्रोसेस को। क्योंकि देखिए डीएनए है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या होता है? प्रोटीन या कुछ दूसरे सब्सटेंस बनाने में यूज़ होता है। तो अगर कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाने लग रहा है, तो हमको जो काम था वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कि हमको चाहिए एक प्रोटीन और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बना रहा है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? इसमें भी डिफरेंस हो जाएगा। तो एक तरह से पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा अगर दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब किया गया तो। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, ये भी देखते हैं। दूसरा रीज़न, सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर दो स्ट्रैंड जो बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के। जैसे कि मैंने बनाया था यहाँ पे, अगर डीएनए ए है, टी है, जी है, सी है, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बना रहे हैं तो टी, ए, सी और जी बनेगा। ठीक है। और इससे अगर हम बनाते हैं, दो आरएनए बनाते हैं, तो ए के जगह क्या आ जाएगा? यू, ए के जगह यू आ जाएगा, टी के जगह ए आ जाएगा, जी के जगह सी आ जाएगा, सी के जगह जी आ जाएगा, और फिर टी के जगह ए आ जाएगा, ए के जगह यू आ जाएगा, सी के जगह जी आ जाएगा और जी के जगह सी आ जाएगा। अब आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आरएनए जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ए यू, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा और फिर ये सिंगल आरएनए नहीं रह पाएंगे, अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और हमारा जो दिस वुड प्रिवेंट RNA from being translated into protein and exercise of transcription would be futile one. इससे क्या होगा कि जो हमारा RNA से प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस था, क्योंकि RNA से प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस था, वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि RNA अब सिंगल रहा ही नहीं, अब डबल हो गया। डबल होने की वजह से उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और जो हमारा जिस पर्पस से हम ये सब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से RNA में डाल रहे थे यानी प्रोटीन बनाने के लिए, वो प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों हम दोनों स्ट्रैंड को कॉपी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि अगर दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे जो कि प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करेगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर दोनों RNA मॉलिक्यूल बने तो एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और फिर आपस में जुड़ के वो डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो हम आगे देखते हैं द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते क्या है कि मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन इन द DNA। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको डिफाइन करते हैं? DNA में DNA के किस पोर्शन को हम ट्रांसक्राइब करने वाले हैं। जैसे DNA है बहुत लंबा, उसमें से किस पोर्शन को हम ट्रांसक्राइब करने वाले हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पोर्शन को हमको ट्रांसक्राइब करना है, तो उस पोर्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 3 रीजन जो होंगे वो क्या क्या होंगे। तो उसमें क्या क्या पोर्शन होंगे? एक प्रोमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और एक टर्मिनेटर होगा। प्रोमोटर क्या होगा? जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे प्रोमोटर। और जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा उस जीन के पोर्शन को हम क्या कहेंगे? उस जीन के पोर्शन को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। और टर्मिनेटर का होगा? टर्मिनेटर के पास जो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, उसे टर्मिनेटर कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोमोटर है, ये हमारा है स्ट्रक्चरल जीन, ये हमारा ये टर्मिनेटर है। कौन सा? ये प्रोमोटर है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चरल जीन है और ये पोर्शन जो है हमारा टर्मिनेटर है। हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने दिखा दिया। और प्रोमोटर साइड से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। और टर्मिनेटर पे क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। कौन कौन से स्ट्रैंड होते हैं? एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA के उस स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरा वाला जो नहीं कुछ कोड करता उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये एक कन्वेंशन है। देखिए इसको डिफाइन करने के लिए कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा कौन सा नहीं होगा, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो हम देखते हैं क्या नियम है। वैसे 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड किधर से होता है? 3 to 5, क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज होता है वो भी हमेशा ट्रांसक्रिप्शन किधर से किधर करता है? 5 प्राइम एंड की तरफ से 3 प्राइम की तरफ ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 की तरफ क्यों जाते हैं 5 से 3 के, क्योंकि 3 जब DNA के न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो 3 वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप होता है जो कि जहाँ से बॉन्ड बनाया जाता है आसानी से। इसलिए DNA पॉलीमरेज था वो भी 5 से 3 एंड की तरफ अपना एक्टिविटी करता था, और RNA पॉलीमरेज होगा जो कि RNA बनाएगा वो भी 5 से 3 की तरफ काम करेगा। तो वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी प्रोमोटर्स, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 3 to 5 है यहाँ पे प्रोमोटर साइड से, उसे हम टेम्पलेट मानेंगे। तो कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन कुछ अलग तरह से है, उसको हम देखते हैं NCERT से क्या लिखा है कन्वेंशन में। देयर इज अ
convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of the transcription unit. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो आप समझ गए. तो इन दोनों स्ट्रैंड को डिफाइन करने के लिए देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो दोनों स्ट्रैंड है उनको डिफाइन बताने के कुछ कन्वेंशन है, कुछ नियम है. अब वो क्या नियम है देखते हैं. Since the two strands have opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization only in one direction, that is 5 to 3, and the strand that has polarity 3 to 5 act as template and also referred to as template strand. क्योंकि DNA के दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, ऑपोजिट होती है. और DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मतलब DNA की कॉपी RNA का पॉलीमर मतलब ये जो एंजाइम है वो DNA के स्ट्रैंड को देख के RNA बना रहा है, यानी DNA से डिपेंड हो रहा है RNA बनाने के लिए. वो भी अपना पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है केवल एक डायरेक्शन में करता है. वो कौन सा डायरेक्शन होता है, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ. ठीक है. The template that has polarity 3 to 5 and act as template. तो ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 की तरफ होगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा और उसे हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे. टेम्पलेट यानी कि सांचे की तरह उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होंगे वो दूसरे स्ट्रैंड में वो बनाएगा आरएनए के. ठीक है. अदर स्ट्रैंड which has polarity 5 to 3 and a sequence same as RNA except in the thymine that place of uracil is displaced during the transcription. Strangely, फिर से बार देखते हैं इस लाइन को क्लियर करने के लिए. The other strand which has polarity 5 to 3, जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 की तरफ है, एंड द सीक्वेंस सेम एज RNA, और इसका देखेंगे कि सीक्वेंस भी RNA की जो बना है RNA उसी की तरह होगा. उसका सीक्वेंस भी RNA की तरफ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा और RNA के सेम जैसा होगा. लेकिन एट द प्लेस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, जो RNA बनेगा DNA से उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा. और जो दूसरा स्ट्रैंड था जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 एंड 3 प्राइम की तरफ थी उसका जो बेसिस का सीक्वेंस होगा और जो हमारा RNA बन रहा है उनका सीक्वेंस होगा, दोनों सेम होगा. बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे थाइमीन है DNA वाले में वहाँ पे RNA वाले में यूरेसिल आ जाएगा. इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. Strangely, this strand which does not code for anything is refers to as coding strand. और स्ट्रेंज ये बात है कि जो स्ट्रैंड कुछ नहीं कोड कर रहा है, कोड तो टेम्पलेट वाला कर रहा था, जो कुछ कोडिंग नहीं कर रहा है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. ये हमारे मानने का तरीका है. मतलब कि एक स्ट्रैंड था जिनकी कोडिंग हो रही थी, जिनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA में आ रहा था, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कर रहे थे. और दूसरा स्ट्रैंड जो था उसका अपोजिट वाला जो कुछ कोड नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं. All the reference point which while defining a transcription unit is made with coding strand. और जितने भी रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि कहाँ प्रोमोटर होगा, कहाँ टर्मिनेटर होगा, कहाँ किसके स्ट्रक्चरल जीन कहाँ होगा, ये सब जो है कौन डिफाइन करता है, कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड कुछ कोड नहीं करता, फिर भी यहाँ पे कन्वेंशन में उसका लिया जाता है कि हम उसी से डिफाइन करते हैं. टू एक्सप्लेन द पॉइंट, अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एज रिप्रेजेंटेड बिलो. अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्या कोडिंग स्ट्रैंड है, अब हम नीचे एक सीक्वेंस लेते हैं, उसके बाद समझते हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं सीक्वेंस जो यहाँ पे है ए. अब मैं इसको धीरे धीरे पढ़ती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या है.
ए, इसे आप देखते रहिएगा, ए टी जी सी, इस तरह से आप पढ़ सकते खुद भी, हम ऐसे हुआ पढ़ दे रहे हैं इसको दिखाते हुए। पहला स्ट्रैंड है 3 से 5 वाला, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका सीक्वेंस क्या है, ए देन टी जी सी, ए 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 टी जी सी, ये पूरा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड में कोडिंग दिया गया है। कोडिंग यानी कि जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस। उसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कुछ कोड नहीं कर रहा है, उसका क्या सीक्वेंस है, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी और टी ए सी जी, इस तरह से पूरा है। ठीक है। कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ RNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव DNA? इस DNA का अगर हम RNA बनाएं तो कैसे बनेगा, हम खुद से लिख सकते हैं? हाँ, हम खुद से लिख सकते हैं। आप भी ट्राई करिएगा कि पहले ये वीडियो पॉज करें, फिर खुद से लिखें। करना कुछ नहीं है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट को उसका RNA हमको बनाना होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लेंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हम लिखेंगे और फिर हमारा जो बनेगा वो RNA बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 बोर्ड में मैंने खुद लिखा है। मेरे जब मैं बोर्ड दी थी 2020 में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें हमें बताना था कि एक DNA सीक्वेंस दिया हुआ था टेम्पलेट एंड कोडिंग करके, और उसको हमें बताना था कि इसका जो सीक्वेंस होगा मैसेंजर RNA का वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। पहले वीडियो पॉज करके पहले अपने से लिखने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं तो लिख ही रही हूँ, आप फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिखते हैं, ट्राई करते हैं लिखने की। तो एक बार स्टार्ट करते हैं लिखना। जैसे देखिए यहाँ पे 3 प्राइम है, तो जो हमारा RNA बनेगा उसमें पहला क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा, और फिर जो लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। अब लिखना शुरू करते हैं। ए के जगह क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थाइमिन यूज़ होता नहीं है DNA में, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं उसके प्लेस पे, यू यूज़ करते हैं, यूरैसिल यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए के जगह यू, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। ठीक है, फिर से हम लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, फिर ए का यू, टी का ए, जी से सी हो जाएगा, सी से जी। अच्छा, हम यहाँ तक कर दिए हैं 3 सीक्वेंस तक, बेसिस तक हम कर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और आगे का बचा हुआ आप खुद से करके ट्राई कर लीजिएगा। हम 3 समझाने के लिए कर दे रहे हैं। अच्छा देखिए, अब जैसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड बताया, तो कोडिंग क्यों कहते हैं इसको, जो कुछ कोड नहीं करता, उसमें क्या होता है कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होते हैं वो RNA मैसेंजर RNA के इक्विवेलेंट होता है, मतलब सिमिलर होता है, लेकिन वहाँ डिफरेंस कहाँ आ जाता है, टी के जगह यू का आ जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं TAC, GTA, CTA, AC, G। ठीक है, हम जिस देख सकते हैं टी के जगह यू हो जाएगा, तो टी के जगह यू है, जिसे हम पहले ही बोल देंगे कि टी के जगह यू आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ए के जगह यहाँ ए है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी ए है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी है, यहाँ टी है, टी के जगह यू रहेगा तो यू, ए के जगह ए, सी के जगह सी, जी के जगह जी, टी के जगह यू, फिर ए के जगह ए, सी के जगह सी और जी के प्लेस पे जी। तो यही कहा जाता है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका जो मैसेंजर RNA बन रहा है वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन थाइमीन की जगह पे क्या है, यहाँ पे यूरैसिल होता है। एक बार फिर से वो पॉइंट हम दोबारा रिपीट करके पढ़ते हैं, देखते हैं उस पॉइंट को क्या था, अब समझ में आ जाएगा कि the other strand which has the polarity 5 to 3 and the sequence same as RNA has the sequence same as RNA। देखिए सीक्वेंस क्या था, सेम था, except thymine at the place of uracil। समझ में आ गया होगा कि क्या हम कहने की कोशिश कर रहे थे। जो दूसरा स्ट्रैंड था जिसकी पोलैरिटी कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हम कह रहे थे, उसकी पोलैरिटी जो 5 to 3 थी,
उसका सीक्वेंस आरएनए के सीक्वेंस का सेम था, लेकिन बस थाइमीन के प्लेस पे यूरासिल था। तो ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। The promoter and the terminator flank the structural gene in a transcription unit. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के किनारे होते हैं, फ्लैंक होते हैं, मतलब उसे किनारे किनारे लगे होते हैं। ये बात पॉइंट याद है, कौन किसको फ्लैंक करता है? फ्लैंक मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसके किनारे किनारे कौन होंगे? एक जगह प्रोमोटर होगा और एक जगह टर्मिनेटर होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करते हैं, किनारे के होते हैं कौन? प्रोमोटर और टर्मिनेटर, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूअर्ड 5 एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, और ये कहा जाता है कि प्रोमोटर जो है वो 5 एंड की तरफ होता है अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड की तरफ होता है। तो 5 एंड हम लेते किसका है? रेफरेंस। द रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। जो रेफरेंस लिया जाता है, किस साइड 5 वाला लें, कौन सी साइड का 3 लें, ये कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के हिसाब से लिया जाता है। देखिए कैसे कि बोला जा रहा है कि प्रोमोटर किसके साइड होता है? 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड के। देखते हैं कहाँ पे, फिर से वो जो एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ था उसको हम एक बार फिर से विजुलाइज करते हैं, समझ में आएगा हमको फिर से। देखिए यहाँ पे 5 एंड प्रोमोटर बना हुआ है, प्रोमोटर ये है हमारा, प्रोमोटर किधर प्रेजेंट है? 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड के साइड प्रेजेंट है। और हम जो 5 एंड लेंगे, 5 एंड तो इधर भी आप देख सकते हैं, 5 एंड यहाँ भी है, हम यहाँ क्यों नहीं लिए? क्योंकि 5 एंड हम इधर से लेंगे कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग लेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड आप इधर से देख सकते हैं, ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली पोलैरिटी लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रोमोटर प्रेजेंट होगा। जो भी कन्वेंशन हम लेते हैं या हम साइन डिसाइड करते हैं कहाँ से लेंगे, वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ से लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। The promoter is said to be located toward 5 and upstream of the structural gene. The reference is made with respect to polarity of the coding strand. तो कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के हिसाब से हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter in a transcription unit that also define the template and the coding strand. It is the DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. RNA polymerase के लिए जो बाइंडिंग साइट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? डीएनए सीक्वेंस, जो हमारा प्रोमोटर साइड होता है। प्रोमोटर होता क्या है एक्चुअली? प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस। प्रोमोटर जो होता है वो एक डीएनए सीक्वेंस ही होता है, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं आती है बाहर से, वो डीएनए सीक्वेंस ही होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी कि वही जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के पास जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रेजेंस होता है किसका? प्रोमोटर का, वही डिफाइन करता है कौन कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रोमोटर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोमोटर प्रेजेंट हम दिखाते हैं एक बार फिर से, जहाँ प्रोमोटर प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं प्रोमोटर प्रेजेंट है, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है। तो जो दोनों स्ट्रैंड हैं तो कॉपी किसकी करनी होती है? टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट कौन होगा? जो 3 प्राइम की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा
आरएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की तरफ जाएगा। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 से 5 वाला होगा वो टेम्पलेट की तरफ वर्क करेगा। क्योंकि प्रोमोटर प्रेजेंट है तो प्रोमोटर के से जो जुड़ा हुआ 3 से 5 एंड वाला डीएनए स्ट्रैंड होगा वही क्या काम करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि अभी इसी से बनेगा आरएनए, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा और बनेगा क्या, आरएनए। तो प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर एक डीएनए सीक्वेंस है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और प्रोमोटर का प्रेजेंस ये डिसाइड करता है कि कौन सा साइट क्या है, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा। तो प्रोमोटर के साइड में जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएगा जो स्ट्रैंड, वही टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये लाइन तो हमने फिर से पढ़ ही लिया है। कौन सा लाइन पढ़ा हमने कि इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस, कौन डीएनए सीक्वेंस है, प्रोमोटर that provide binding site for RNA polymerase and in the presence of promoter in a transcription unit also defines the template and coding site। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो प्रोमोटर है वो डीएनए सीक्वेंस है और यही आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है और इसी का प्रेजेंस बताता है कौन टेम्पलेट है और कौन कोडिंग स्ट्रैंड है। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, किसकी पोजीशन, प्रोमोटर की पोजीशन विथ टर्मिनेटर। टर्मिनेटर और प्रोमोटर की पोजीशन स्विच करने का मतलब जहाँ प्रोमोटर था वहाँ टर्मिनेटर ला देते हैं और जहाँ टर्मिनेटर था वहाँ प्रोमोटर ला देते हैं। द डिफिनेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी रिवर्स। और तब कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, देखिए जैसे अगर हम प्रोमोटर साइड जो है यहाँ पे, प्रोमोटर साइड यहाँ पे है और टर्मिनेटर यहाँ पे है, तो प्रोमोटर जहाँ पे है उसका 3 से 5 एंड वाला जो होगा वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, 3 से 5 प्राइम एंड वाला जो है टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर हम प्रोमोटर को इस साइड ला देते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर आ जाता है, तो फिर 3 से 5 ये वाला स्टैंड होगा तो इस वाले स्टैंड को हम टेम्पलेट कहेंगे और बाद दूसरे वाले को कोडिंग कहेंगे। तो इस तरह से पोजीशन बदलने पे टर्मिनेटर और प्रोमोटर की पोजीशन बदलने पर टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड बदल जाते हैं। The terminator is located toward the 3 end downstream of the coding strand। कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड एंड पे टर्मिनेटर होता है, यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की एंड डिफाइन करता है ये टर्मिनेटर वाला। तो टर्मिनेटर किधर प्रेजेंट होता है, 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जहाँ टर्मिनेटर होता है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। देखते हैं फिगर फिर से एक बार। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, फिगर में बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर टर्मिनेटर किधर है, 3 एंड ऑफ 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे टर्मिनेटर तक आते ही आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको बंद कर देता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। There is additional regulatory sequences that may present further upstream or downstream to the promoter। तो और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर, और कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ टू द प्रोमोटर। प्रोमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कुछ अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि उसे रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression। जब हम जीन एक्सप्रेशन वाला सेक्शन को देखेंगे वहाँ पे इन सीक्वेंसेस के इम्पोर्टेंस को देखेंगे। सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर वगैरह होते हैं, तो क्या उनका फंक्शन होता है इस ट्रांसक्रिप्शन में, उसको हम देखेंगे। तब तक इस सेक्शन को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन की थोड़ा सा, और अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें हमारे चैनल को, और प्लीज़ पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, रिवीजन करके आएँ
और जो अगर होमवर्क कुछ क्लास में दिया जाता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और कुछ नहीं आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और जितना मैंने कंटेंट अभी दे रहा है, अभी आगे और भी पढ़ना है हमको, तो इतना इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है मैकेनिज़्म ट्रांसक्रिप्शन का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी वीडियो लगा होगा प्लीज़ आप मेरी अप्रिशिएशन के लिए या जो भी आप समझिए कुछ कमेंट करेगा कि कैसा लगा जो मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।